हेलो स्टूडेंट, तो बिहार एजुकेशन ट्यूटोरियल पर फिर से आपका स्वागत है। और आज जो हम करने वाले हैं ये क्लास 10th के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8। ये जो चैप्टर नंबर 8 है त्रिकोणमिति का परिचय, यानी इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री का जो चैप्टर है क्लास 10th में, ये आपके लिए नया है। और जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में आपको बताया था कि हम एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए। और ये जो क्लास 10th का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, इसमें सबसे पहले हम लोग चैप्टर 8 को पढ़ेंगे, क्योंकि ये त्रिकोणमिति का चैप्टर है। और आपके प्रीवियस क्लास में 9th में 8 में ये जो प्रीवियस क्लास था, इसमें यह नहीं था त्रिकोणमिति। ये एक नया भाग जोड़ा गया है और इसीलिए ये इंटरेस्टेड है कि आप एक नया चीज़ से शुरू करें, ताकि कि आपकी जो तैयारी हो, आप जो शुरू करें तैयारी, तो आप एक इंटरेस्टेड भाग से शुरू करेंगे तो ये आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगी। तो चलिए आज हम त्रिकोणमिति के बारे में इसका परिचय लेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि तो ये जो है त्रिकोणमिति की ज़रूरत हमको क्यों पड़ी, इस मैथमेटिक्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। दूसरी बात हम लोग ये भी जानेंगे इसमें कि इसके क्या क्या फार्मूलाज हैं। बहुत सारे फार्मूला होते हैं त्रिकोणमिति में, तो सभी को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब बहुत सारे फार्मूला है तो इसको रटना नहीं है। हम इस प्रकार आपको कंसेप्ट देंगे कि आपको रटने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो त्रिकोणमिति में चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब त्रिकोणमिति है क्या? तो त्रिकोणमिति जो है ट्रिगोनोमेट्री इंग्लिश में कहते हैं हम इसको। और ये ट्रिगोनोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला ट्री, दूसरा गॉन और तीसरा है मेट्रॉन। तीसरा है मेट्रॉन। यानी ट्री का मतलब होता है 3। ट्री का मतलब क्या होता है? 3। गॉन का मतलब होता है भुजा और मेट्रॉन का मतलब होता है माप। यानी हम ये जान गए कि 3 भुजाओं के माप के संबंध में हम इसमें त्रिकोणोमेट्री में पढ़ेंगे। और 3 भुजाओं किस में होता है? त्रिभुज में होता है। 3 भुजा से बनी आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। और ये कैसे त्रिभुज को पढ़ना है हम लोग को? तो समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। पूरे त्रिकोणोमेट्री जो होती है वह समकोण त्रिभुज पर आधारित है। और समकोण त्रिभुज पर हम लोग पढ़ने से पूर्व हम लोग ये जान लें कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, त्रिकोणमिति की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी। मान लीजिए कि हम कहाँ, ये एक कुतुब मीनार है। मान लीजिए कि ये कुतुब मीनार है और इस मीनार पे हम इस मीनार के ये पाद बिंदु है और ये शिखर है। ये एक बच्चा क्या होता है, यहाँ देखने आता है कुतुब मीनार को और यहाँ से क्या करता है, तो यहाँ से आप इसका कोण बन रहा है। शिखर से क्या बन रहा है? इसका कोण बन रहा है। अब यहाँ बिना चढ़े, इस पे बिना चढ़े, ये तो दूरी ये ज्ञात कर सकता है कि दूरी कितना होगा इसका, लेकिन इस पे बिना चढ़े, इस कुतुब मीनार पे बिना चढ़े और इसका हाइट यानी ऊंचाई ज्ञात करना हो तो हम लोग त्रिकोणमिति का सहारा लेंगे। त्रिकोणमिति से हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल बनाए जाते हैं, तो ऊंचाई हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा उदाहरण एक और हम अगर ले सकते हैं। दूसरा उदाहरण अगर मान लीजिए कि क्या है, एक बीच में नदी है और एक तरफ क्या है, एक मकान है और इस मकान पे क्या है, एक बच्चा क्या है, खड़ी है। और यहाँ दूसरे तरफ ये जो नदी है, इस नदी के दूसरे तरफ किनारे पे क्या है, तो एक गमला रखा हुआ है या कोई भी चीज़ रखा हुआ है। मान लीजिए यहाँ से इसको देख रही है, ये यहाँ पे क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब यहाँ नदी बिना पार किए, इस तरफ से इस तरफ बिना नदी पार किए हम इसकी दूरी को ज्ञात कर सकते हैं कि कितने दूरी पर ये रखा हुआ है या नदी कितनी दूरी फैलाव है नदी की। ये ज्ञात करने के लिए हमको त्रिकोणमिति की ज़रूरत पड़ेगी। और खगोलीय पिंड की दूरी ज्ञात करना, जैसे हम लोग चांद का दूरी ज्ञात करते हैं, पृथ्वी से चांद का दूरी या पृथ्वी से सूर्य का दूरी या पृथ्वी से अन्य ग्रहों का दूरी जो हम ज्ञात करते हैं, वह जो होता है वह त्रिकोणमिति पर आधारित होता है। त्रिकोणमिति से ही हम लोग उसकी दूरी ज्ञात करते हैं। और तभी संभव हुआ जब त्रिकोणमिति की जानकारी हम लोग को हो गया, हमारे लोग को पता चल गया कि त्रिकोणमिति भी एक चीज़ गणित है, तब जाके हम लोग इस सारे जितने भी खगोलीय पिंड है इसकी दूरी हम लोग ज्ञात कर पाए। तो ये ज़रूरी है, इसका ये उपयोग है। अब हम त्रिकोणमिति पढ़ने से पूर्व थोड़ा सा हम जान लें कि समकोण त्रिभुज हमको पढ़ना है। तो समकोण त्रिभुज 9th में आप लोग देखे थे कि समकोण जो त्रिभुज होता है, यह समकोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री का कोण होता है और बाकी जो 2 कोण होता है, ये दोनों जो कोण होता है ये न्यून कोण होता है। अब ये न्यून कोण क्यों होता है? मान लीजिए कि ABC नाम रख लिया, जिसमें B कोण जो है ये 90 डिग्री का है यानी समकोण है। तो ये C और A
AC जो दोनों कोण होंगे ये 90 डिग्री से छोटा होगा। क्यों होगा 90 डिग्री से छोटा? तो एक कोण अगर 90 डिग्री है तो हम जानते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री होता है। यानी तीनों कोण का जोड़ कितना होता है त्रिभुज में? 180 डिग्री होता है। और एक अगर 90 हो गया, मान लीजिए कि B कोण अगर 90 हो गया तो बाकी A जो बच गया और C जो बच गया ये 90 से छोटा होगा, तभी तो जोड़ के 180 होगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर 90 से बड़ा कर दें या एक 90 भी अगर हम ले लें तो दो ही कोण जोड़ के 180 पुर जा रहा है, तो वो त्रिभुज संभव नहीं होगा, गलत हो जाएगा त्रिभुज बनाना। तो ये दोनों कोण क्या होंगे? 90 से छोटा होंगे। अब ये जान लीजिए कि हम एक और पढ़े थे थ्योरम में, प्रमेय में पढ़े थे क्लास 9th में, कि जो कोण जितना बड़ा होगा उसका सम्मुख भुजा भी उतना ही बड़ा होगा। यानी बड़ा अगर कोण है तो उसके सम्मुख भुजा भी क्या होंगे? बड़े। अब सम्मुख भुजा किसको कहते हैं समझिए, ये बड़ा कोण है तो इसके सम्मुख भुजा कौन होंगे? तो इसके मुंह के सामने को हम लोग कहते हैं सम्मुख भुजा। अब 90 के सामने वाला इसको हम लोग क्या कहेंगे? सम्मुख भुजा। और ये सम्मुख भुजा क्या होगा? सबसे बड़ा, यानी B कोण के सम्मुख भुजा होगा AC होगा, और ये सबसे बड़ा होगा AC। और त्रिभुज में जो सबसे बड़े भुजा होता है उसका नाम होता है कर्ण, और इंग्लिश में हम इसको हाइपोटेनस कहते हैं। इसके बाद जो दो भुजा बच जाता है, ये दोनों भुजा इस भुजा से छोटा होता है, कर्ण से छोटा होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो कोण होते हैं ये दोनों कोण छोटे होते हैं। तो छोटा कोण का छोटा भुजा और सम्मुख छोटे कोण के सम्मुख भुजा छोटा, बड़े कोण के सम्मुख भुजा बड़ा होते हैं। तो इसके सम्मुख भुजा ये हो जाएंगे और इस एक कोण का सम्मुख भुजा ये हो जाएगा। तो ये दोनों छोटा है, इससे B से क्या है? B कोण से छोटा है दोनों कोण, तो इसका सम्मुख भुजा भी क्या हो जाएगा? दोनों छोटा हो जाएगा। तो एक को हम इसमें क्या कहते हैं? आधार, और एक का नाम हम इसमें क्या रखते हैं? लंब। और ये आधार लंब सिचुएशन, मतलब सिचुएशन के आधार पे ये बदल सकता है। यानी अगर हम इसको क्या करें, त्रिभुज को ऐसे क्रॉस कर लें, तो त्रिभुज को जब हम इसको पलट देंगे तो त्रिभुज देखिए कैसा बन जाएगा। अब ये जो था मेरा क्या था? AB था, AB और C था। अब देखिए क्या हो गया, ये जो था ABC, अब इसको हम ऐसे पलट दिए, ये सॉरी ABC नहीं था, इसको जब हम ऐसे पलटेंगे, मान लीजिए कि हम इसको क्या किए तो हम ऐसे पलट दिए। अब C कहाँ जाएगा? ऊपर, ये हो जाएगा B, यहाँ हो जाएगा A, ठीक है। अब यहाँ जो BC था, BC यहाँ पर क्या था? आधार। अब यही आधार क्या हो गया यहाँ पे? लंब। और AB जो था मेरा क्या था? लंब। वही AB क्या आ गया? बेस आ गया। यानी यह जो त्रिभुज खड़ा है वह AB पे खड़ा है, यानी ये हो गया आधार। और ये जो है 90 डिग्री के सामने वाले सम्मुख भुजा ये सबसे बड़े हैं, तो ये तो कर्ण रहेगा ही रहेगा। AC इसमें भी कर्ण है, AC इसमें भी कर्ण है। इसका मतलब ये हुआ कि कर्ण कभी नहीं बदलेगा, लेकिन लंब और आधार में एक्सचेंज हो सकता है, दोनों आपस में अदला बदली कर सकते हैं। कब? जब इस त्रिभुज को घुमाया जाए तब, या हम लोग दूसरे कोण से देखेंगे तब। चलिए हम इसकी चर्चा करेंगे, फिर बाद में भी चर्चा करेंगे कि कोण A से देखने पर कौन आधार होगा, कौन लंब होगा, और कोण C से देखने पर कौन लंब होगा और कौन आधार होगा। इसकी चर्चा हम लोग बाद में फिर से करेंगे। और एक चीज़ और हम लोग इसमें 9th में पढ़े थे, पाइथागोरस ट्रिक। क्या पढ़े थे हम लोग? पाइथागोरस प्रमेय पढ़े थे हम लोग। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहा गया था? पाइथागोरस प्रमेय में आपको याद होगा, पाइथागोरस प्रमेय में कहा था कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़े भुजा को तो हम कर्ण कहते हैं, और ये कर्ण जो सबसे बड़ा भुजा होता है अगर इसका स्क्वायर कर दिया जाए, यानी कर्ण का हम लोग क्या कर दें? स्क्वायर कर दें, तो बाकी जो दो छोटे भुजा है यानी आधार और लंब, ये क्या है? आधार, और एक क्या है? लंब। इस दोनों का भी स्क्वायर हो जाएगा, और इस दोनों का स्क्वायर करके हमको क्या करना होगा? योग करना होगा, जोड़ना होगा। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। एक बार और समझ लें आप लोग, जो ये सबसे बड़ी भुजा है बाकी बचे दो छोटे भुजे के स्क्वायर करके जोड़ने पर बड़े भुजा का स्क्वायर प्राप्त होता है। यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इस दोनों को आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर दोनों को जोड़ने पर क्या मिलता है? हमको कर्ण स्क्वायर मिलता है। यह हमको ज़रूरत पड़ेगा, इस सारी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा त्रिकोणमिति को पढ़ने के लिए, इसीलिए हम पूर्व से आपको पहले बता देते हैं। कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए सारी चीज़ को। कहीं भी डाउट है आप कमेंट करिएगा, हम जरूर से रिप्लाई करेंगे। इसके लिए कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करें।
और आगे अब हम करेंगे क्या, तो कुछ हम लोग फार्मूलाज करेंगे। तो फार्मूलाज त्रिकोणमिति में बहुत सारे फार्मूला है, लेकिन आपको फार्मूले को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सारे कंसेप्ट को धीरे धीरे बारी बारी आपको सारे कंसेप्ट को बेसिक से उठा के आपको कंप्लीट करवाएंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि बिहार बोर्ड के जो बच्चे होते हैं थोड़े से जो क्लास 9 तक है वो ज़्यादा पढ़ने में ध्यान नहीं देते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं, बहुत ही तेज होते हैं, ध्यान शुरू से देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो 9th या 8 में अच्छे से ध्यान नहीं देते हैं मैथमेटिक्स पे, उनको दिक्कत होती है। ठीक है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा बेस से ही चलेंगे। अब क्या करते हैं, हम लोग कुछ फार्मूलाज बनाते हैं। इस बोर्ड को हम लोग साफ कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समकोण त्रिभुज जो है, इस समकोण त्रिभुज के कुछ सूत्र होंगे जो त्रिकोणमिति बेस्ड होगा, यानी इस सूत्र हम लोग निकालेंगे समकोण त्रिभुज का। चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा एक फिर से समकोण त्रिभुज एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो समकोण त्रिभुज था इसका नाम हम लोग रख लेते हैं ABC, जहाँ B कोण क्या है 90 डिग्री है, यानी समकोण है। और यहाँ हमने सबसे बड़ा भुजा को हम लोग क्या कहा था, कर्ण कहा था, यानी हाइपोटेनस है, ये कर्ण है। कर्ण कभी नहीं बदलेगा, लेकिन ये दोनों आपस में बदल सकते हैं। अब देखिए ये दोनों कब बदलते हैं, कैसे बदलते हैं। तो अगर हम कोण C से देखते हैं तो कोण C के सम्मुख भुजा कौन होगा, सम्मुख भुजा यानी सामने वाली भुजा क्या होगा, AB, तो ये बन जाएगा लंब। अगर कोण C से देख रहे हैं तब क्या हो जाएगा, AB लंब होगा। और जब यही चीज़ को अगर हम कोण A से देखेंगे तो कोण A से जो सम्मुख भुजा होगा वह क्या हो जाएगा, सम्मुख भुजा BC, यानी इसके सामने क्या आएगा, BC आएगा, और BC हो जाएगा तब लंब। आप समझिए इस बात को, ध्यान से समझिए, थोड़ी सी है इसमें थोड़ा सा उलझन है, आप ध्यान से समझेंगे तो आपको पूरे सारा क्लियर हो जाएगा। क्या हुआ, जब हम C से देखेंगे तो इसका सम्मुख भुजा, यानी ये सम्मुख भुजा हो जाएगा, सम्मुख भुजा। जो सम्मुख भुजा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, लंब। C से देखेंगे तो ये क्या होगा, सम्मुख भुजा। अब A से देखेंगे तो A के सामने वाली भुजा को सम्मुख भुजा कहेंगे, तो ये हो जाएगा सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, BC, और सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं, लंब। यानी कोण A से देखेंगे तो BC लंब होगा, कोण C से देखेंगे तो AB लंब होगा। अब हम लोग आधार की बात करते हैं। अब कोण अगर हम C से देखेंगे तो इसके साथ जो लगे भुजा है, एक तो लंब हो ही गया, और इसके साथ जो लगा हुआ भुजा है, यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे, C से देखेंगे तो इसको क्या कहेंगे, संलग्न, संलग्न भुजा। इस संलग्न, ये जो संलग्न भुजा हुआ, इस संलग्न भुजा को हम लोग क्या कहेंगे, आधार। अब ये हो गया आधार, यानी C से देखेंगे तो लंब AB और आधार क्या होगा, BC। अब हम A से देखते हैं तो A से लंब मेरा ये होगा BC, यानी सम्मुख भुजा, और संलग्न भुजा ये हो जाएगा। संलग्न भुजा क्या हो जाएगा इसका, AB, साथ लगने वाली भुजा को संलग्न भुजा कहते हैं, तो ये हो जाएगा संलग्न भुजा, संलग्न भुजा हो जाएगा। और ये संलग्न भुजा, अब ये क्या हो जाएगा, आधार। जो संलग्न भुजा होता है वो होता है आधार, यानी कोण A से अगर देखेंगे तो आधार हो जाएगा AB और लंब हो जाएगा कौन, BC। ठीक है, क्लियर। अब आगे हम लोग करते हैं, कुछ फार्मूला लेते हैं, सूत्र लेते हैं। तो इस भुजा को निकालने के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात को 6 भाग में रखा गया, और ये 6 जो है कौन कौन है, देखिए, एक है साइन थीटा, एक है साइन थीटा के बाद कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, इसके बाद कॉट थीटा, उसके बाद सेक थीटा, और इसके बाद कॉसेक थीटा। अब ये थीटा क्यों लिख रहे हैं, तो थीटा क्या है, एक ग्रीक भाषा है, और ये ग्रीक लिया गया है थीटा से। थीटा का मतलब होता है यहाँ कोण, यानी यहाँ जो कोण होगा, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि C का जो कोण होगा यही थीटा का मान होगा। मान लीजिए कि ये 30 डिग्री है या 40 डिग्री है या 50 डिग्री है, तो थीटा की जगह वही होगा, 30, 40, 50 जो भी डिग्री रहेगा कोण का वही होगा। चलिए अब साइन थीटा के बारे में हम लोग इसको याद करने के लिए हमने एक क्या किया है, तो एक थोड़ा सा ट्रिक रखा है। ट्रिक इसलिए रखा है कि इसको याद करना थोड़ा सा मतलब हेर फेर हो जाता है, इसमें से उसमें, उसमें से इसमें, थोड़ा सा दिक्कत होने लगती है हमको। इसके लिए हम एक ट्रिक रखें, छोटा सा ट्रिक है, आप लोग याद रखिएगा। और इसी बेस पे सारे त्रिकोणमिति के फॉर्मूले बने हैं, पूरे त्रिकोणमिति इसी बेस पे पढ़ाया जाएगा आपको, तो ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे। तो चलिए इस ट्रिक को हम लोग देखते हैं कि ट्रिक क्या है। ट्रिक थोड़ा सा याद रखने वाला है, आप लोग याद रखिएगा। क्या है, पंडित बद्री प्रसाद
पी से पंडित, बी से बद्री और पी से प्रसाद। और हर हर बोले, HHB यानी हर हर बोले। अब देखिए हम इसका सूत्र कैसे बनाते हैं। साइन थीटा का सूत्र होगा, ये जो पहला वाला है ये पहला वाला सूत्र होगा, यानी P बाई क्या होगा H। अब ये P क्या है, तो P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी लंब, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, लंब। परपेंडिकुलर को हिंदी में लंब कहा जाता है। और H से होता है हाइपोटेनस यानी कर्ण, H से क्या होता है, कर्ण। अब देखिए हम थीटा कहाँ रखें, C पे, थीटा कहाँ रखें, C पे। तब यहाँ से हम लोग सारे भुजा को डिफाइन करेंगे, खोजेंगे कौन कर्ण है, कौन आधार है और कौन जो लंब है। तो ये हम लोग ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग, यहाँ थीटा का मान है तो थीटा यहाँ कौन C पे है। अब C से हमको देखना है, यहाँ से हमको लंब देखना है, तो इसके सम्मुख भुजा क्या होंगे, लंब हो जाएंगे, यानी AB क्या हो जाएगा मेरा, लंब हो जाएगा। और एक कर्ण, तो कर्ण कभी नहीं बदलेगा, कर्ण क्या होगा, AC, कर्ण हो जाएगा AC। इसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा जब निकालेंगे तो ये दूसरे वाला होगा, यानी B बाई H, B बाई क्या हो जाएगा H। B का मतलब होता है इंग्लिश बेस, बेस को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, आधार। और H से क्या होता है, हाइपोटेनस यानी कर्ण। अब हम लोग इसी थीटा से देखेंगे, यहीं से देखेंगे आधार कौन होगा, तो संलग्न भुजा को आधार कहा जाता है। तो संलग्न भुजा क्या है मेरा, यहाँ ये आधार है और ये क्या है, ये लंब है। तो आधार कौन है मेरा, आधार है BC, तो आधार लिख देंगे BC। और कर्ण क्या होगा, AC, कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं होगा, कर्ण वही का वही रहेगा। अब हम लोग टेन का देखते हैं, तो टेन तीसरा वाला होगा, तीसरा वाला क्या है, P बाई B, P बाई B यानी P से क्या होगा, P से हो जाएगा लंब यानी परपेंडिकुलर, और B से क्या हो जाएगा, आधार यानी बेस यानी क्या हो जाएगा, आधार। अब इसका परपेंडिकुलर कौन था, थीटा से हम देखे थे लंब को, तो लंब कौन था मेरा, AB, AB हो गया। और आधार देखे थे हम लोग, तो आधार यहाँ थीटा से संलग्न भुजा क्या हो जाएगा, BC। बस इतना आप लोग को याद रखना है। ये क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, PBPHHB यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इतना आप लोग को याद करके रखना है और उसी तरीके हम लोग इस पे बैठा देंगे। अब तीन तो हम लोग निकाल लिए, तीन कैसे निकालेंगे, तो कॉट का क्या होता है, कॉट का व्युत्क्रम होता है टेन, यानी टेन का उल्टा क्या होगा, कॉट। व्युत्क्रम का मतलब होता है अंश हर में और हर अंश में, यानी बट्टा के ऊपर नीचे क्या हो जाता है, अदला बदली हो जाता है। यानी अगर हम इसको देखें तो ये B क्या है, B क्या है, हर है, तो हर क्या हो जाएगा, अब अंश बन जाएगा। और ये P क्या है, तो अंश है, तो ये क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा। यानी B बाई क्या हो जाएगा, P, B का मतलब क्या होता है, आधार, और P का मतलब क्या होता है, लंब। अब यहाँ से हम लोग इसी तरीके बैठा लेंगे कि B इसका क्या होगा, B होगा क्या इसका, BC, और P क्या होगा, AB। यहाँ से हम लोग देख के बैठा लेंगे, या यहाँ से देख के भी आप बैठा सकते हैं, एक बार हमने आपको बता दिया है कि कैसे देखा जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, तो कॉस का बनाते हैं, तो कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक, कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक। तो कॉस का जो होगा इसका उल्टा हो जाएगा, सेक का उल्टा, यानी सेक हो जाएगा उल्टा। H कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और B कहाँ जाएगा, नीचे। ठीक है, अब H से क्या हो जाता है, कर्ण हाइपोटेनस, B से बेस यानी क्या हो जाएगा, आधार। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने रखा था क्या, BC बट्टा AC, तो ये हो जाएगा AC बट्टा BC। आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं इसको। इसके बाद क्या हो जाएगा, साइन का व्युत्क्रम हो जाएगा कॉसेक। अब साइन में क्या था, P बाई H, तो ये हो जाएगा H बाई P, अपोजिट हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। अब H से क्या होता है, कर्ण, और P से क्या होता है, लंब, और इसका उल्टा हम लोग कर लेंगे यहाँ से, यानी AC चलाएगा ऊपर और AB चला जाएगा नीचे। आप यहाँ से देख के भी इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके हमने देखा कि इससे क्या हुए, 6 सूत्र हो गए, 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 सूत्र हो गए। अब इस 6 सूत्र से बहुत सारे सूत्र बनेंगे, यह बेस है पूरे त्रिकोणमिति का, इसलिए आप लोग इसको बड़े अच्छे तरीके से, जितना बेहतर हो उतने तरीके से आप बार बार देख के इसको पता कर लें, ठीक से देख लें कि आधार और ये लंब, ये दोनों बहुत ही फंसाता है। कौन आधार होगा, कौन लंब होगा, कहाँ से देखेंगे, किस कोण से देखेंगे, जिस कोण से देखेंगे उसके सम्मुख भुजा लंब, जिस कोण से देखेंगे उसके संलग्न भुजा आधार। बस इतना हमको याद रखना है। अब हम और सूत्र करते हैं, तो सूत्र करने के लिए हम थोड़ा सा
हाँ इसको रहने देते हैं और इसको इसके नीचे थोड़ा सा हम इसका सूत्र लेते हैं। अब देखिए क्या होगा, साइन का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है कॉसेक। साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉसेक। यानी हम लिख सकते हैं साइन थीटा और इसको गुना करते हैं हम लोग कॉसेक थीटा से, तब क्या आता है भाई, क्या आएगा करके देखो क्या आता है। साइन थीटा क्या होता है, मेरा होता है पी बाई एच। साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच डाल दिया, गुना कॉसेक थीटा क्या होता है, एच बाई पी, यानी एच ऊपर और पी नीचे, उल्टा हो गया। और p से p कैंसिल, h से h कैंसिल, यानी 1 क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू क्या होगा 1, यानी 1 से 1 में भाग देंगे तो क्या आएगा 1। यानी इसका मतलब हुआ कि साइन थीटा को कॉसेक थीटा से गुना किया जाए तो क्या आएगा वैल्यू 1 आ जाएगा। बहुत ही आसान है। अब ये आपका हो गया 7वां फार्मूला हो गया, 6 हम पहले बना लिए थे। अब इसका 8वां फार्मूला देखिए। अब अगर हम साइन थीटा को इसी से और फार्मूला बनेंगे, साइन थीटा को अगर हम बाहर रखें और बराबर के उस तरफ जो 1 है इसको 1 रख के दाहिने तरफ, और ये कॉसेक को अब दाहिने तरफ ले जा रहे हैं। अभी कहाँ है ये, लेफ्ट में है, बाएं में है, और इसको हम राइट में ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं, राइट में। देखिए अभी कहाँ ले जा रहे हैं हम लोग, राइट में ले जा रहे हैं, यानी दाहिनी तरफ ले जा रहे हैं। तो कॉसेक किस में है, गुना में है। कॉसेक किस में है, गुना में। दाहिनी तरफ जाएगा तो ये भाग में बदल जाएगा। और ये आपको याद रखना है, कुछ हम आपको बता रहे हैं। क्या याद रखना है आपको, तो बराबर के इस तरफ से उस तरफ, यानी बॉर्डर क्रॉस करना है, तो प्लस क्या होता है, माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस में चेंज होता है। गुना जो होता है मल्टीप्लिकेशन, वो डिवीजन में यानी भाग में चेंज हो जाता है, और जो भाग होता है वह किस में, गुना में चेंज हो जाता है। और स्क्वायर जो होता है वह रूट अंडर में चेंज होगा, और रूट अंडर जो होगा वह स्क्वायर में चेंज हो जाएगा जब हम साइड चेंज करेंगे, बराबर के बाएं तरफ से दाएं तरफ या दाएं तरफ से बाएं तरफ ले जाएंगे। तो याद रखिएगा इसको, बहुत ही जरूरी का चीज़ है और आपको हर सवाल में इसका ज़रूरत पड़ेगा। चलिए हम इसका एक और फार्मूला बना लेते हैं, 9वां फार्मूला बना लेते हैं। अगर हम कॉसेक को बाहर करें, यानी कॉसेक का फार्मूला अगर हम लिखें, तो कॉसेक का फार्मूला क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा बराबर 1 तो इस तरफ है ही, और ये जो साइन था गुना में, अब बराबर के उस तरफ जाएगा तो भाग में। तो साइन जब भाग में जाएगा तो भाग का मतलब क्या होता है, नीचे से मतलब हर से भाग देना होता है, तो वह नीचे चला आएगा। एक फार्मूला ये बन गया। और भी फार्मूला हम इसके बना सकते हैं। चलिए और भी फार्मूला हम यहाँ पे थोड़ा सा और भी फार्मूला बना रहे हैं। अब देखिए ये कॉस का क्या होता है, व्युत्क्रम सेक होता है। हम कॉस को और सेक को गुना करके देखते हैं, कॉस थीटा गुना क्या, सेक थीटा। कॉस थीटा को सेक थीटा से गुना करते हैं, तो कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच। देखिए यहाँ कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच, और सेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बाई बी, यानी इसका उल्टा व्युत्क्रम हो जाएगा। एच ऊपर और बी कहाँ चला जाएगा, नीचे। बी से बी कैंसिल, एच से एच कैंसिल, यानी 1/1, फिर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कॉस थीटा को अगर हम लोग सेक थीटा से गुना करें तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1। और इसी तरीके ये 9वां था, ये 10वां फार्मूला। फिर 11वां फार्मूला इसका निकालेंगे, तो कॉस का अगर निकालेंगे उसी तरीके जैसे हम लोग यहाँ पे साइन का और कॉसेक का 2 और निकाले थे, उसी तरीके कॉस का और सेक का फिर निकाल लेंगे। कॉस थीटा का निकालेंगे तो एक है उधर, और ये सेक जो गुना में उस तरफ जाएगा तो सेक क्या हो जाएगा, भाग में, और इसको बटा के नीचे लिख देंगे। फिर हम लोग 12वां फार्मूला बनाएंगे तो एक और फार्मूला बन जाएगा। इसका हम लोग सेक निकालेंगे। सेक थीटा अगर बाहर निकालेंगे तो 1 उस तरफ है, और ये कॉस को जब हम दाहिने तरफ ले जाएंगे तो यहाँ गुना में था, और ये कॉस कहाँ चला जाएगा, भाग में बदल जाएगा। एक फार्मूला और बन गया। यानी 12 फार्मूला आप लोगों ने देखा कितना ईजी है फार्मूला बनाना, और ये सारे फार्मूले का आपको ज़रूरत पड़ेगा। 2 हम लोगों ने कर लिया। अब 10 से कॉट का करते हैं, यानी 10 का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉट। तो हम लोग क्या करते हैं, टेन थीटा को कॉट थीटा से गुना कर देते हैं। अब टेन थीटा को कॉट थीटा से गुना करेंगे तो क्या आएगा, देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी, और गुना क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर बी बाई पी, यानी इसका उल्टा। टेन थीटा बराबर पी बाई बी और कॉट थीटा बराबर बी बाई पी। अब p से p कैंसिल, b से b कैंसिल, यानी 1/1 इक्वल टू 1, यानी टेन थीटा को कॉट थीटा से गुना करने पर क्या आएगा, वैल्यू 1 आएगा। और यह आपका फार्मूला नंबर हो गया 13। फिर इससे 14 निकालिए, उसी तरीके जैसे हम टेन थीटा निकालेंगे, 1 उस तरफ है दाहिने तरफ, कॉट को जब हम दाहिने तरफ ले जाएंगे गुना में है, यह किस में बदल जाएगा, भाग में बदल जाएगा, यानी बट्टा के नीचे हो जाएगा। फिर अगर हम कॉट को निकालते हैं तो कॉट को बाहर निकालेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, 1 दाहिने तरफ है, और ये जो 10 जाएगा जब दाहिने तरफ तो गुना में है, उस तरफ जाएगा तो क्या बदल जाएगा, 10 भाग में बदल जाएगा, यानी बट्टा में चला गया।
तो एक फार्मूला ये निकल गया, यानी cot थीटा बराबर 1/10। व्युत्क्रम का क्या होता है? व्युत्क्रम का मतलब होता है ऊपर से नीचे अंश को हर में और हर को अंश में बदल देना। अब चलिए हम थोड़ा सा व्युत्क्रम का मतलब एक और होता है कि जब हम उस दोनों को गुना करें, किसी संख्या की मूल संख्या और उसके व्युत्क्रम को अगर गुना करें तो वैल्यू कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। और हम लोगों ने उसी को किया है। अगर हम गुना करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। किसी भी संख्या के व्युत्क्रम को अगर गुना किया जाए, संख्या मूल संख्या और उसके व्युत्क्रम को गुना किया जाए तो वैल्यू कितना आता है? 1 आता है। और वही हम किए हैं, 10 से cot को, ये दोनों व्युत्क्रम है, 1 आया। cos का sec व्युत्क्रम है, दोनों को गुना किए 1 आया। sin का व्युत्क्रम cosec है, दोनों का गुना किए क्या आया? 1 आया। अब चलिए कुछ और फार्मूला कर लेते हैं। एक फार्मूला हम लोग करते हैं, एक फार्मूला हम लोग कर लेते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा। हम अगर मान लीजिए कि साइन थीटा बट्टा क्या करते हैं? कॉस थीटा कर देते हैं। साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग दे रहे हैं। और भी तरीका है इस फार्मूला का निकालने का, लेकिन हम थोड़ा सा सटीक विधि आपको बताते हैं, शॉर्टकट बताते हैं आपको। साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी साइन को कॉस में हम क्या कर रहे हैं? कॉस से भाग दे रहे हैं साइन में। तो क्या हो जाएगा? देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? p/h, यानी हम इसको लिख सकते हैं p/h। और फिर कॉस को क्या होता है? कॉस का होता है b/h, तो हम इसको लिख देते हैं b/h। अब ये क्या होता है? इसका क्या होता है? 1/4 का गुना होता है। याद रखिए आप लोग, 1 से लेके 4th में गुना और 2 से लेके 3 में गुना, यानी बीच वाले को बीच से, ऊपर वाले को नीचे से गुना। यानी p का गुना किससे होगा? h से, और h का गुना किससे होगा? b से। ठीक है, अब h से h कैंसिल, यानी क्या आ जाएगा आपको? p/b। और p/b किसका मान होता है? इसमें खोजिए, p/b किसका मान होता है? tan का मान होता है। p/b tan का मान होता है tan थीटा, यानी साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर क्या होगा? tan थीटा, या tan थीटा बराबर क्या होगा? साइन बट्टा कॉस थीटा। ठीक है, इसी तरीके अगर हम इसको पलट दें, यानी अब अभी हम कॉस से भाग दिए थे, अब हम क्या करेंगे? साइन से भाग देंगे, उल्टा कर लेते हैं इसी फार्मूला को। तो हम क्या करते हैं? इसको कॉस को कॉस थीटा, ये फार्मूला नंबर आपका कितना हो गया? 15 है था वो, ये हो गया 16। अब हम लोग 17 नंबर फार्मूला बनाते हैं। देखिए कॉस थीटा को क्या करते हैं? आप साइन से भाग देते हैं, साइन से भाग देते हैं साइन थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? यहाँ लिखते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है b/h, और साइन थीटा बराबर क्या होता है? p/h। वही बात करेंगे, 1 से 4th का गुना और बीच से बीच का गुना, यानी क्या हो जाएगा? b का गुना हो जाएगा h से, और h का गुना हो जाएगा p से, h का गुना p से, h कैंसिल, क्या आ गया? b/p, क्या आ गया? b/p। और b/p किसका वैल्यू है? आप देखिए b/p किसका है? खोजिए इसमें, b/p किसका है? कॉट का है, यानी ये कॉट थीटा आ गया। यानी हम कॉस को अगर हम साइन से भाग देंगे तो ये क्या आएगा? कॉट थीटा आएगा। यानी कॉट थीटा बराबर क्या आ गया? कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये एक और फार्मूला बन गया। तो इस तरीके हमने देखा कि 17 फार्मूला हो गए, और भी बहुत सारे फार्मूले हैं। हम इसके बाद क्या करेंगे? तो आपको जो डिग्री होता है, जो कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 90 डिग्री तक हम लोग को क्लास 10th में पढ़ना है। तो 90 डिग्री तक का हम एक चार्ट लेके आएंगे। अभी हम एक चार्ट प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको बताएंगे। बहुत ही आसान होता है, उसको याद करना इतना मुश्किल है, बच्चे इतने परेशान होते हैं उसको याद करने के लिए। हम इतना बेहतरीन ट्रिक आपको बताएंगे, इतना छोटा ट्रिक बताएंगे कि आप हंसते हंसते उसको याद कर लेंगे।